हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसका शीर्षक है भारत में आर्थिक विकास पार्ट 2। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें भारत में आर्थिक विकास पार्ट वन करके बनाई थी, जिसमें आपको बताया था कि भारत में आर्थिक विकास क्यों स्टार्ट हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब उसके आगे हम देखेंगे कि आर्थिक विकास के आगे ही चलते भारत में औद्योगिक नीति 1948 लागू की गई। तो यह जो नीति है वो 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी, जिसमें जो औद्योगिक इकाइयाँ थीं उनको सरकारी स्वामित्व में नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो ये जो 1948 की औद्योगिक नीति थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, तो हम देखेंगे विशेषताएं। तो सबसे पहली थी कि उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को मुख्यतः 3 रूप में बांटा गया था। नंबर 1 पूर्णतः सरकारी और अधिकांश सरकारी, और इसके अलावा सरकार द्वारा नियमित क्षेत्र तथा पूर्णतः निजी क्षेत्र। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहली जो थी कि पूर्णतः सरकारी। इसमें ऐसी जो प्रमुख उद्योग थे जैसे शस्त्र निर्माण या आयुध सामग्री, परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल यातायात का स्वामित्व और प्रबंधन, यह पूर्णतः सरकारी रूप से, मतलब इस पर पूरी तरह से सरकार का स्वामित्व था। इसका अधिकांश सरकारी, मतलब कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान निर्माण, पोत निर्माण, टेलीफोन तार और बेतार यंत्र एवं खनिज तेल उद्योग, इन्हें आधारभूत उद्योग की संरचना भी दी जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी भी देश की आधारभूत संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन क्षेत्रों में संबंधित उद्योग जो वर्तमान में कार्यरत हैं उन्हें अगले 10 वर्ष तक निजी हाथों में ही रहने दिया जाए। मतलब इसका मतलब ये था कि उस समय जो उद्योग पहले से स्थापित थे इन क्षेत्रों से संबंधित, उनको अगले 10 वर्ष तक जो जिस व्यक्ति द्वारा संचालित किए जा रहे थे उनके हाथों में ही रहने दिया गया तथा इसके अलावा जो नए उद्योग स्थापित किए जाने थे वो पूर्णतः सरकार के द्वारा स्वामित्व के अंतर्गत थे। इसके बाद सरकार द्वारा नियमित क्षेत्र, तो कुछ आधारभूत संरचनाएं जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, सूती वस्त्र है, कागज़, चीनी उद्योग, रबड़ को शामिल किया गया था। इन उद्योगों की संख्या 18 थी, जिनके बारे में नियमन एवं नियंत्रण केंद्रीय सरकार आवश्यक समझती थी। इसके बाद था पूर्णतः निजी क्षेत्र। इन उद्योगों को छोड़कर जो भी उद्योग बचे थे उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खुला रखा गया था, परंतु फिर भी इन पर सरकार के नियंत्रण रखा जाता था। इसके बाद है कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, दूसरा पॉइंट है विशेषताओं में। तो उस समय क्या है कि जो भी कुटीर और लघु उद्योग का विकास किया जाता था वह पूर्णतः राज्य सरकार के हाथ में दे दिया गया था, और इनकी सहायता के लिए विभिन्न तरह के संस्थानों का उस समय स्थापना की गई थी। इसका तीसरा है कि विदेशी पूंजी। तो औद्योगिकरण और उच्च तकनीक के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता, क्योंकि उस समय हम देखेंगे कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। तो इस कंडीशन को सुधारने के लिए हमें आयात की जरूरत पड़ती थी, और आयात के लिए सभी जानते हैं कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सरकार ने विदेशी पूंजी के प्रति उदारपूर्ण रवैया अपनाया, परंतु सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विदेशी उपक्रम में पदों का शीघ्रता से भारतीयकरण कर दिया जाएगा। मतलब जो विदेशी पूंजी से जो कंपनियां चल रही थी उनमें धीरे धीरे और जितनी जल्दी हो सके उसमें भारतीयकरण, मतलब कि भारत की उस पर स्वामित्वता स्थापित की जाएगी। उसके बाद प्रशुल्क एवं कर नीति। तो जो भी प्रशुल्क एवं कर नीति थी, तो सरकार की प्रशुल्क नीति अनावश्यक विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोकने की थी। मतलब सरकार ऐसे टैक्स लगाना चाहती थी जिससे विदेशी आयात कम हो और भारत में निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इसके लिए भारत ने पूंजीगत विनियोग करने, बचत में वृद्धि करने तथा कुछ व्यक्तियों के हाथों में जो सीमित संपत्ति थी, मतलब संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा था, उसको रोकने के लिए कई तरह के कर लगाए। पांचवा है श्रमिकों के हितों की सुरक्षा। तो औद्योगिक गति देने तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रम एवं प्रबंधन के मध्य मधुर संबंध महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। मतलब उस समय श्रमिक को जो है बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी जाती थी, तो श्रमिकों को सुविधाएं देकर एवं उन्हें कुशल बनाकर उनका अच्छा उपयोग करने के लिए बल दिया गया। इसके लिए श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए तथा प्रबंध में उनकी भागीदारी की बात पर जोर दिया गया। इसके बाद फिर अगली औद्योगिक नीति 1956 में आई, जो 30 अप्रैल 1956 में समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य बनाई गई थी। इसके उद्देश्य क्या थे कि औद्योगिकरण को गति बढ़ाने के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना करना। मतलब इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया तो बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उन्हें स्थापित किया जाएगा। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं।
तो इसमें अनुसूची 3 अनुसूची बनाएंगे, मतलब का में 17 ऐसे उद्योग जो पूर्णतः सरकारी थे, खा में 12 ऐसे उद्योग जो निजी सहायता प्राप्त थे, और शेष जो उद्योग बचे थे उन्हें अनुसूची गा में रखा गया। सेकंड पॉइंट, सेम विशेषता है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तीसरा, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के प्रयास किए गए। चौथा है, निजी क्षेत्र के प्रति न्यायपूर्ण व भेदभाव रहित व्यवहार को अपनाया गया। पांचवा है, संतुलित औद्योगिक विकास की अवधारणा को विकसित करने का प्रयास किया गया। तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं। एवं सातवां है कि औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण के लिए कार्य किए गए। फिर हम देखेंगे इसके बाद कुछ अन्य नीतियाँ और भी आई हैं। 1969 में औद्योगिक नीति आई, 1979 में आई, 73 में आई, 1977 में आई, 1991 में आई, और 1991 की औद्योगिक नीति तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर हम देखेंगे कि इस एक फेमा एक्ट जो है पारित किया गया था। तो जो सरकार है उसने 1947 में विदेशी मुद्रा विनिमय कानून पारित किया। इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है विदेशी मुद्रा विनिमय कानून, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका उद्देश्य जो था भारत में विदेशियों द्वारा जो नियंत्रित कंपनियां थी उनको विनियमित करना था। 1973 में इसमें परिवर्तन किए गए जो इस प्रकार थे। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए कि फेरा की कड़ी आलोचना के बाद 1998 में संसद ने फेरा के स्थान पर फेमा प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और सरल करना था, ताकि विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके और भारत में विदेशी मुद्रा का निर्वहन सुचारू रूप से किया जा सके। इसके बाद एक और एक्ट आया, मुद्रा प्रक्षालन प्रबंधन कानून 2002, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अरेंजमेंट एक्ट 2002। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो मुद्रा प्रक्षालन की प्रक्रिया होती है इसमें धन संपदा जो वास्तविक उद्गम से छुपाने की कोशिश की जाती है, मतलब जिसको हम काला धन बोलते हैं। तो प्रत्येक देश में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी काली कमाई को विदेशी बैंकों में रखते हैं, जिससे कि उनकी काली कमाई का पता न लगाया जा सके और उसे हवाला के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर भारत और चीन के बीच में व्यापार हो रहा है तो कोई व्यक्ति अगर चीन में पेमेंट करना चाहता है तो वो भारत में चीन के किसी लेनदार को यहाँ से पेमेंट करा देता है और वो लेनदार वहाँ पे अपने एजेंट के थ्रू उस पार्टी के पास पैसा पहुँचा देता है। इससे क्या होता है कि जो पैसे का विनिमय होता है उस पर जो टैक्सेस होते हैं वो बच जाते हैं और पेमेंट हो जाते हैं। तो इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आप उसके कंटिन्यूएशन में ये वीडियो देखें। थैंक यू।